नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं आरबीआई के ग्रेड बी डीईपीआर एग्जाम की। जब मैं बात करता हूं आरबीआई ग्रेड बी डीईपीआर तो इसका मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी एंड रिसर्च। आरबीआई के द्वारा कंडक्ट की जाने वाली ये सबसे प्रेस्टिजियस जॉब है। अगर आप इकोनॉमिक्स में अपना सर्वश्रेष्ठ करना चाहते हैं, मैक्सिमम करना चाहते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग आरबीआई का जो डीईपीआर एग्जाम है वो आपके लिए सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। अगर आप इकोनॉमिक्स के एरिया में बेहतर करना चाहते हैं, साथ ही साथ आप आरबीआई से जुड़ना चाहते हैं और आरबीआई के जितने भी रिपोर्ट्स आते हैं उन रिपोर्ट के ऊपर आप एनालिसिस करना चाहते हैं, इन्फ्लेशन रिलेटेड इश्यूज के ऊपर, मॉनेटरी पॉलिसी जो आती है उसके ऊपर, और जितने भी रिपोर्ट्स आरबीआई के आते हैं उसमें अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो पक्का है ये आपका एग्जाम आपके लिए सबसे बेहतर एग्जाम है। आपका जो इफिशियंसी है पूरा का पूरा यूटिलाइज होगा और आप बेहतर इकोनॉमिस्ट के रूप में काम करेंगे। आप यहाँ बेहतर जो है इकोनॉमिस्ट के साथ साथ जो पॉलिसी फॉर्मेशन हो रहा है उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आप इकोनॉमिक एनालिसिस करो, आप देश के शीर्ष जो संस्था है जो मॉनेटरी पॉलिसी का एपेक्स है उसमें काम करो, तो इससे बेहतर जॉब आपको मिलने वाली नहीं है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो आपका आरबीआई ग्रेड बी डीपीआर एग्जाम है वो कैसे कंडक्ट होता है, एग्जाम का नेचर क्या होता है, कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए। और इन सब चीज़ों को बताने के पहले मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि अगर आप इंग्लिश में लिख सकते हो, आपकी भाषा कुछ भी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, डज नॉट मैटर, अगर आप अपने को इंग्लिश में रिप्रेजेंट कर पाते हो, जो कि मैं मानता हूं कि जो भी बच्चा ठीक से इकोनॉमिक्स में मास्टर कर रहा है तो वो इंग्लिश लिखने में अभ्यस्त हो जाता है, इवन वो हिंदी मीडियम का क्यों ना हो। आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे अगर आप इंग्लिश में सिर्फ लिख सकते हैं तो आपको चाहिए कि आप डीपीआर एग्जाम की तैयारी 100% करें, क्योंकि ये एग्जाम इतना बड़ा एग्जाम नहीं है जिसको आप चाह लें और क्रैक ना कर जाए। सिर्फ इंपॉर्टेंट है विल पावर की, सिर्फ चाहना है कि जो मुझे सिलेबस दिया गया है उसको कैसे मैं 100% कवर करूं, कैसे मैं 7 नोट्स बनाऊं, कैसे अपना मैं छोटे छोटे नोट्स बनाऊं, किस तरीके से माइक्रो नोट्स बनाऊं, किस तरीके से पूरे पूरे सिलेबस को कवर करूं, और अपना प्रेजेंटेशन जो लिखने का है वो किस तरीके से ऐसा करूं कि जिससे पॉलिसी जैसे एक मेकर सोचते हैं वैसे आप सोचें। जिस दिन आप ये थिंकिंग प्रोसेस अपना शुरू कर देंगे, लिखने का नजरिया आप अपना डेवलप करेंगे, आप देखेंगे बहुत अच्छे से आप एग्जाम की तैयारी कर पाओगे। तो दोस्तों चलो इसके विषय में हम बात करते हैं। अपने मनोबल को बढ़ाइए। अगर आप मास्टर इकोनॉमिक्स में करे हैं और चाहते हैं कि आप बेहतर कंट्रीब्यूट करें तो नो डाउट आप इस एग्जाम की तैयारी जरूर करिए। देखिए मैं यहां पर बता रहा हूं कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए। देखो इसमें है एमए एमएससी इन इकोनॉमिक्स, एमए एमएससी इन द सच क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। जहां भी देखो जो इकोनॉमिक्स है वो आपका एक कोर कंस्टिट्यूएंट्स होना चाहिए। अगर आपका इकोनॉमिक्स कहीं भी कोर कंस्टिट्यूएंट्स है तो आप एग्जाम दे सकते हो, बट इसमें जो आपका जो नंबर चाहिए मिनिमम 55% से आप एमए एमएससी करने चाहिए, चाहे आप क्वांटिटेटिव में करे हो, चाहे सिंपल एमए इकोनॉमिक्स किए हो, एमएससी किए हो, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स किसी में करे हो, अगर आप 55% से ज्यादा करे हो मास्टर तो आप इस एग्जाम के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। अब देखो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि वो एग्जाम कैसे होगा, उसके जो है स्कीम ऑफ सिलेक्शन क्या है। देखो जो एग्जाम होगा, सिलेक्शन विल बी थ्रू द ऑनलाइन रिटेन एग्जाम। देखो 3 चीजें इसमें हैं। सबसे पहले आप जो एग्जाम दोगे वो आप एक रिटेन एग्जाम दोगे, रिटेन एग्जाम लिखोगे जिसके लिए शब्द यहाँ WE रिप्रेजेंट किया गया है, और साथ ही इसमें आपका एक इंटरव्यू भी है 75 मार्क्स का, वो आपको देना पड़ेगा। तो कैसे है, 4 पेपर इस एग्जाम में है, और यहां पर कोई इस तरह का जो है स्क्रीनिंग एग्जाम नहीं है। जो आपका जो ये पूरा का पूरा एग्जाम है वो फर्स्ट एंड सेकेंड फेज में होगा और प्लस इंटरव्यू होगा। तो तीनों नंबर को जोड़ के आपका जो है रैंक डिटरमाइन होगा और आपका सिलेक्शन होगा। तो देखो यहां पे 4 पेपर हैं। कैसे पेपर होंगे एक बार देखो। सबसे पहले हमारा फेज 1 होगा। फेज 1 को आप प्रीलिम्स एग्जाम बोल सकते हो, बट ये स्क्रीनिंग नहीं है, इसके नंबर जुड़ेंगे। ये कह रहा फेज 1 में एग्जामिनेशन देयर विल बी पेपर 1। अब जो पेपर 1 होगा फेज 1 एग्जाम में, सबसे पहले आप फेज 1 एग्जाम दोगे जो अभी कुछ दिन पहले हुआ है, उसमें पेपर 1 होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे इकोनॉमिक्स के ऊपर, और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव वो 100 मार्क्स के आपके होंगे। ये आपका 35 क्वेश्चन होगा और फिर 30 क्वेश्चन होगा। जो 35 क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स के होगा, तो ये 70 नंबर के हो जाएंगे, और ये 1 नंबर का होगा तो ये 30 नंबर के होंगे। तो कुल मिला के 65 जो है मार्क आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये 100 नंबर के होंगे इकोनॉमिक्स के ऊपर। और जो पेपर 2 होगा फेज 1 में, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा और ये इंग्लिश होगा, इंग्लिश के ऊपर होगा, और इसको आपको एसे या फिर जो है दिया गया आपके पास स्टेंजा है उसको आपको छोटा करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको कंप्यूटर पे कीबोर्ड पे करनी है। तो पहला जो पार्ट है आप देख लीजिए, फेज 1 जो है, फेज 1 में 2 पेपर
पेपर हो गया पूरा का पूरा, एक इकोनॉमिक्स हो गया जो एमसीक्यू है 65 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन 2 नंबर के हो गए 70, फिर एक 30 क्वेश्चन हो गया 1 नंबर का 30, और प्लस इसी के साथ साथ जो पेपर 2 होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, वो इंग्लिश के ऊपर होगा। ओके, तो आपको इंग्लिश जो भी टाइप करना है वो आपको आपके कीबोर्ड से टाइप करना है। फिर देखो इसके बाद फेज 2 होगा, जब फेज 2 होगा तो देयर विल बी पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 डिस्क्रिप्टिव टाइप का, वो पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स के ऊपर, और पेपर 2 भी डिस्क्रिप्टिव होगा, वो भी इकोनॉमिक्स के ऊपर। तो कैसे होगा एक बार ध्यान से समझ लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फेज 1 में आएंगे। फेज 1 में पेपर 1 आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू, जिसमें 65 क्वेश्चन हो गए, और ये आपको मैंने बताया कि 35 और 30 और कुल मिला के ये हो गए 100 नंबर के। तो देखो मैक्सिमम मार्क 100 है और 120 मिनट मिलेगा। इसी के साथ साथ अब देखो लिखा है पेपर 2 इंग्लिश होगा डिस्क्रिप्टिव, जो कि टाइप्ड विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। आपको कंप्यूटर दिया जाएगा, उसको आपको कीबोर्ड पे टाइप करना है। ये भी देखो 2 घंटे का होगा और ये भी 100 नंबर का होगा। सबसे बड़ी बात है इसके मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में दोस्तों जुड़ेंगे। इसके बाद अगर इसको हम प्रीलिम्स एग्जाम मानते हैं तो ये आपका इसी के आधार पे आप मेंस में आओगे। अब मेंस में आओगे तो पेपर 1 होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप, और ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का होगा। क्वेश्चन पेपर डिस्प्लेड ऑन कंप्यूटर, आंसर टू बी राइटन ऑन द पेपर। अब सबसे बड़ी बात ये देखो, जो तुम्हारा पेपर है वो आपका हार्ड पेपर नहीं मिलेगा, वो जो पेपर होगा वो कंप्यूटर पे डिस्प्लेड होगा और आपको आंसर लिखना पड़ेगा पेपर के ऊपर। ओके, मतलब पेपर आपको फिजिकली नहीं मिलेगा। ये भी 2 घंटे का पेपर होगा और 100 नंबर का होगा। इसी तरह पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप का वो भी इकोनॉमिक्स होगा, तो क्वेश्चन पेपर डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर आपको लिखना पड़ेगा पेपर के ऊपर। तो कुल मिला जुला के आप समझ गए, यहां पे फेज 1 और फेज 2 दोनों है। फेज 1 में क्या है आपका इकोनॉमिक्स और प्लस इंग्लिश, फेज 2 में पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स है, और ये जो पूरा का पूरा आपका मार्क्स हो गया वो 400 मार्क्स का हो गया। तो मतलब प्रीलिम्स भी 200 मार्क्स का हो गया जिसका नंबर जुड़ेगा, मेंस भी आपका 200 मार्क्स का हो गया जुड़ेगा, प्लस इसके साथ 75 जो है मार्क्स आपके इंटरव्यू के हैं। इस आधार पे आपका पूरा का पूरा इसमें सिलेक्शन होने वाला है। तो इसमें जो आपका इंटरव्यू है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा 75 मार्क्स का। तो यहां पर देखो क्या है क्राइटेरिया इनका सिलेक्शन का, कि कैंडिडेट हु सिक्योर्ड मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स इन पेपर 1 एंड 2 फेज 1 एज प्रेस्क्राइब विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज 2। मतलब आप जो फेज 1 हुआ, जो आपका इकोनॉमिक्स 65 क्वेश्चन पूछा गया 100 नंबर का, और प्लस आपका इंग्लिश पूछा गया, उसके आधार पे आप जाओगे फेज 2 में। अब कह रहा है कि अब एग्जामिनेशन द मिनिमम एग्रीगेट कट ऑफ मार्क्स बीइंग शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 2। तो मिनिमम कट ऑफ अगर आप पाए हो फेज 1 में तो ही फेज 2 के लिए जाओगे। फॉर एग्जामिनेशन विल बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड डिस्टेंस टू द नंबर ऑफ वैकेंसी। फिर देखो फाइनल सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अलाइन डब्ल्यूई इन फेज 1। मतलब जो आपका सिलेक्शन होगा फाइनल, उसमें आपका जो फेज 1 है, जो ऑनलाइन या फिर रिटन एग्जाम दियो फेज 1 वाला, वो भी जोड़ा जाएगा। 100 नंबर का इंग्लिश और 100 नंबर का इकोनॉमिक्स, पेपर 1 का, पेपर 2 का, प्लस फेज 2 जो आपका पेपर 1 पेपर 2 है, और प्लस इंटरव्यू जो टेकन होगा वो। तो कुल मिला जुला के इंटरव्यू आपके 75 मार्क का होगा। कैंडिडेट मी ऑप्ट फॉर इंटरव्यू आइदर इन हिंदी और इंग्लिश। अब देखो सबसे बड़ी बात मैं यहां पे क्या बोला, कि जो आरबीआई का ग्रेड बी डीईपीआर एग्जाम है, वो आरबीआई आपको ये छूट देता है कि तुम लिखोगे इंग्लिश में, बट इंटरव्यू तुम्हारा हो सकता है हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। तो देखो अगर तुमने मास्टर इकोनॉमिक्स से किया है तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपको इतनी इंग्लिश अब आ जाती है, क्योंकि किताबें आप हिंदी में नहीं पढ़ पाते हो मास्टर में। अगर अच्छे जगह से पढ़ना चाहते हो तो आपकी जितनी भी किताबें हैं वो सब इंग्लिश में है। तो दोस्तों आपको जो ये किताबें पढ़नी है वो इंग्लिश की पढ़नी है, और लिखना आप इंग्लिश में शुरू कर दो। ये सबसे आसान काम होता है। कोई भी एक इकोनॉमिक्स का जो एक एस्पिरेंट होगा और जो थोड़ा सा भी लग गया होगा, वो कभी भी अपने आप को हिंदी में लिखने में कंफर्टेबल नहीं पाएगा, उसको इंग्लिश में ही चीजें लिखने में कंफर्टेबल होगी। तो बस अगर आप इतना कर लो कि मैं इंग्लिश में लिखना शुरू कर दूं, इंग्लिश में पढ़ के समझना शुरू कर दूं, तो आरबीआई का डीपीआर एग्जाम चाहे आप हिंदी मीडियम से क्यों ना आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो दिक्कत आती है आपको इंग्लिश बोलने में। तो यहां पर देखो तुम जो इंटरव्यू है बोर्ड के सामने, वो इंग्लिश और हिंदी किसी में दे सकते हो। तो पूरा का पूरा सिलेक्शन क्या हो गया, 100 मार्क्स का आपका हो गया इकोनॉमिक्स फेज 1 का, फिर 100 नंबर का क्या हो गया आपका इंग्लिश हो गया फेज 1 का, इन दोनों के साथ साथ 100 नंबर का इकोनॉमिक्स, फिर जो है फेज 2 का 100 नंबर का इकोनॉमिक्स और 75 का इंटरव्यू। तो 475 नंबर इसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, और आप कितने बड़े पोस्ट पे जा रहे हो, जो कि पूरे के पूरे जो है इकोनॉमिक्स के लिए पॉलिसी का काम करोगे, और एक बेहतर इकोनॉमिक्स के रूप में अपने कंट्रीब्यूशन देखो। तो फेज 1 है, पेपर 1 आप देखो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स। मैंने कहा कि ये जो आपका सिलेबस दिया गया है, इसमें से 35 क्वेश्चन और प्लस 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चन जो है 35 2 नंबर के होंगे, 1 नंबर के, कुल मिला के आपको ये आपके 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो क्या है इकोनॉमिक्स में देखो जो हम लोग पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी, कंज्यूमर डिमांड, प्रोडक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, वेलफेयर। मैक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, इन्फ्लेशन, आईएसएलएम
मॉडल, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सचेंज रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्लासिकल नो क्लासिकल अप्रोच, फिर देखो पब्लिक फाइनेंस में थ्योरी ऑफ टैक्सेशन पब्लिक एक्सपेंडिचर, फिर देखो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में ग्रीन जीडीपी, इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन, इन्वायरमेंटल पॉलिसी, फिर क्वांटिटेटिव में देखो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, करंट डेवलपमेंट में इंडियन इकोनॉमी। तो ये देख रहे हो तुम्हारा जो प्रीलिम का सिलेबस है वो वैसे ही जैसे आपका मास्टर का होता है या नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स का होता है। अगर इसको आप आराम से करते हो ना तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी जो कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई ना कर जाओ, सिर्फ अपनी सोच बदलनी है। इसके लिए मैंने आपको कुछ बुक रिकमेंड किया है। सबसे पहले एचएल आहूजा की माइक्रो इकोनॉमिक्स एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी के नाम से आती है, उसको लीजिए। फिर देखो बेसिक इकोनॉमेट्रिक्स दामोदर और गुजराती का लीजिए। इसके साथ साथ जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है मेहता बदनानी में आपको सजेस्ट कर रहा हूं। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स सॉम सीरीज वन ऑफ द बेस्ट बुक है, आप जरूर इसको पढ़ सकते हो। मैक्रो इकोनॉमिक्स आंख मूंद के आप फ्रेयान का पढ़िएगा, इससे अच्छा बुक मेरे अकॉर्डिंग कोई नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एपी थिलवाल पढ़ सकते हो। अगर नहीं पढ़ सकते हो, मोटी बुक है, आपको लगता है कि बहुत चीजें मैं नहीं पढ़ना है तो आप नेट से भी पढ़ सकते हो या हमारे वीडियो देख लो, मैंने बहुत ही सफिशिएंट वीडियो इसके ऊपर बनाया है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का जो आपका गीता बाइबल कुरान है, आप जानते हैं कि ये जो है डोमिनिक सल्वाटोर की बुक है, इसको प्रत्येक बच्चे को बिल्कुल पढ़ना चाहिए। फिर साथ ही साथ यहाँ पर मैंने पब्लिक फाइनेंस का जो है एचएल भाटिया का बुक आपको रिकमेंडेशन किया है, और साथ ही साथ आप रिचर्ड मस्ग्रेव एंड मस्ग्रेव का पढ़ सकते हो, इंग्लिश मीडियम में सभी लोग इसको पढ़ते हैं। और रमेश सिंह आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ सकते हो। ये सारी चीजें हैं, मेरे वीडियोज को देखते रहिए, इन सब किताबों को पढ़ते रहिए, आप आसानी से प्रीलिम्स में अच्छे नंबर पालोगे, इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब देखो जब फेज 2 की बात करोगे तो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा इकोनॉमिक्स के ऊपर, और ये जो पेपर होगा वो देखो इसमें बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर इन्होंने फोकस किया है। कंज्यूमर थ्योरी, कार्डिनल ऑर्डिनल अप्रोच, कंज्यूमर सरप्लस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इनकम प्राइस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, फिर प्रोडक्शन थ्योरी वही है, फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ रिटर्न्स, पार्शियल इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम, मार्केट थ्योरी, प्राइसिंग, डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ये तमाम चीजों को पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जो मैंने आपको बुक यहाँ पे सजेस्ट करी है वो हालार वायरियन है, आप जानते हो इंटरमीडिएट बुक है, बेस्ट बुक है। प्लस आप जो है वही चीज है एस चांद की जो है आपको मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स सजेस्ट की थी, उसको पढ़िए। या फिर ये देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सॉम्स आउटले है ये आपके लिए आउटलायर है, ये बहुत अच्छी है, इसको भी आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, काफी जो है बेहतर क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। फिर देखो माइक्रो के साथ साथ इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है, इंप्लॉयमेंट एंड आउटपुट क्लासिकल का है, इन्फ्लेशन है, मनी एंड बैंकिंग है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट है, पब्लिक फाइनेंस है। ये सारी चीजें जो है आपको पेपर जो है फर्स्ट है फेज 1 का उसमें, और इसके लिए बुक मैंने रिकमेंड करा है माइक्रो के साथ, जो आप पढ़ लो, बड़ी अच्छी बुक है ये। मेरे मतलब मैंने काफी इसको पढ़ा और काफी मुझे अच्छा लगता है। डानबुक, फिशर और स्टार्स, ये काफी जो मैक्रो इकोनॉमिक इशू है काफी बेहतर कवर करता है। आप इसमें ग्रोथ मॉडल को भी बेहतर कर सकते हो, इसमें जो है सोलो मॉडल या फिर न्यू ग्रोथ मॉडल बहुत अच्छे से दिया है, ISLM भी बहुत अच्छे से दिया है, और वन ऑफ द बेस्ट बुक जैसे मैंने कहा कि ये है, इसमें कोई जो राय नहीं कि सबसे पहले अगर आप अपना बेस बुक बनाइएगा तो रिचर्ड टी फरियान की बुक है, पतली बुक है बट वन ऑफ द बेस्ट, इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो आप सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स को पढ़ोगे या फिर फिलिप्स कर्व एनालिसिस पढ़ोगे तो इसमें जो है रैशनल एक्सपेक्टेशन को पढ़ोगे तो अद्भुत है, जबरदस्त है, लाजवाब है। और इसके साथ अगर इसको आप पढ़ लो तो काफी चीजें ये दोनों मिलकर कवर कर ले जाती हैं और एक क्वालिटेटिव आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। अब फेज 1 में आपने देखा कि बहुत कुछ नहीं है, माइक्रो मैक्रो कुछ इंटरनेशनल ट्रेड के हिस्से हैं, लेकिन जब तुम फेज 2 के पेपर 2 में आओगे डिस्क्रिप्टिव में, तो इसमें क्या होगा, ये क्वांटिटेटिव मेथड से इकोनॉमिक होगा, मैथमेटिकल मेथड है, स्टैटिस्टिकल मेथड है, इकोनोमेट्रिक्स एंड एडवांस अप्लाइज है, रिसर्च बेस आप ये देख लो। और इसके साथ साथ जो मैंने इसके लिए आपके लिए बुक सजेस्ट किया है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स वाली, मैंने आपको पहले बताया सोम सीरीज का, फिर मैंने दामोदर गुजराती मैंने पहले ही आपसे बताया है, और फिर मैथमेटिकल के लिए मैंने मेहता और बंदानी को सजेस्ट किया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये काफी बेहतर आपके लिए वर्क कर देगा। फिर देखो ये वाला जो मॉड्यूल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिसी एंड ट्रेंड इकोनॉमी की, क्योंकि आप जा रहे हो पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए, तो आपकी इंडियन इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए, उसका जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के साथ जो एनालिटिकल जो पावर है वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप बेहतर लिख सकते हो। और जब क्वेश्चंस आप लिखेंगे तो कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी से रिलेट करते हुए चीजों को लिखेंगे, तो ये ज्यादा जो है आपका हेल्दी आंसर होगा, प्लस इसमें आपको ज्यादा नंबर मिलेगा। तो कभी भी जब क्वेश्चन को आप लिखेंगे थियरी वाले भी, तो उसको अप्लाइड फॉर्म में लेके आइए, कैसे भी उसको पॉलिसी के लेवल पे लेके आइए, इंडियन इकोनॉमी से आप इसको लिंक करने का प्रयास करिए, तो आप देखिएगा काफी बेहतर आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें देखो फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया एवोल्यूशन स्कोप है, मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया एवोल्यूशन फंक्शंस क्या है, बैंकिंग फाइनेंशियल है, इन्फ्लेशन है, एक्सटर्नल सेक्टर है, सेक्टरल अदर डेवलपमेंट इन इंडिया है। ओके, तो ये पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमी है। उसके लिए मैंने आपको बताया कि 2 किताबें पढ़िए, रमेश सिंह की किताब है वन ऑफ द बेस्ट, प्लस डिफरेंट जो आपके साइट है जैसे RBI का साइट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, PIB है, जो आपके रिसर्च जो नई नई चीजें आती है उसको देखिए वहां से। उमा कपिला की भी बुक आपको काफी कुछ बेहतर चीजें आपको देगी। तो ये 2 चीजें मैंने आपको सजेस्ट किया है, एक आप रमेश सिंह की पढ़िए प्लस इंडियन इकोनॉमी, और जो इंपॉर्टेंट साइट है उसके ऊपर जरूर विजिट करिए, क्योंकि देखो आजकल के टाइम में अगर हम केवल बुक को पढ़ें
तो मुझे लगता है कि आप इकोनॉमिक्स के साथ और इंडियन इकोनॉमिक्स के साथ कभी भी न्याय नहीं कर पाएंगे, जस्टिस नहीं कर पाएंगे। आपको अगर नई नई चीज़ों को समझना है तो आजकल इतने ज़्यादा सोर्सेज है ना कि बुक तो 50% रोल प्ले करेगा। 50% रोल कितने ज़्यादा आप चीज़ों से रिसेंटली करंटली चीज़ों से लगे हुए हैं, कितने जो है इंपॉर्टेंट वेबसाइट को विजिट करते हो, आरबीआई पे जाते हो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे जाते हो, पीआईबी के ऊपर देखते रहते हो क्या क्या रिपोर्ट आई है, कैसे आई है, आप जो है मोस्पी के ऊपर जाते हो, देखते हो क्या क्या चीज़ें हो रही है, तो आपको ज़्यादा चीज़ें करंट मिलेगी। और वहाँ पे जो आपके जो क्वेश्चंस और आंसर वो लोग देते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में, जो आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आएगा आप देखोगे वहाँ पे कोई ना कोई जरूर वहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन होगा और उसको उन्होंने बड़े ही कंसेप्टुअली और बहुत ही पॉलिसी लेवल पे जाके समझाए होते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपका मीडियम कुछ भी हो, अगर आपका हिंदी भी है तो भी आप आराम से इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको लिखना है इंग्लिश में और कुछ नहीं। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग सोच रहे थे कि मुझे तैयारी करना चाहिए नहीं, तो मेरे अकॉर्डिंग सोचिए मत, बिल्कुल बिल्कुल 100% करिए और आप बेहतर कर जाएंगे। बस आप अपना विल पावर दिखाइए, बाकी भगवान आपके साथ है और सब जो है प्रकृति आपके साथ है। अगर आप अपने साथ स्वयं है, बस एक चीज है लाइफ में रखिए, कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क। अगर 3 चीज आप रख लेंगे कभी आप असफल हो ही नहीं सकते हैं, कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क। तो चलो दोस्तों, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू।